हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटम। यानी आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के बारे में। तो देखिए, परमाणु या जो एटम होता है वो क्या होता है। यानी जितने भी पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, ठीक है ना, वो सब पदार्थ या सब्सटेंस, ये सब्सटेंस या जो पदार्थ हैं ये किससे मिलके बना हुआ है? परमाणुओं से। यानी कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी पदार्थ की बात करें, जैसे कि चौक है, पत्थर है, पाउडर है, कोई भी केमिकल है ना, पत्थर है, तो ये जो भी पदार्थ हैं ये किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। और उन छोटे से कणों को यदि हम तोड़ते जाएं, है ना, ब्रेक करते जाएं, तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अविभाज्य कण को, यानी कि नॉन डिवाइडेबल जो पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, है ना। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन नाम का। कौन सा वैज्ञानिक था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, ठीक है ना। और 1808 के अंदर 1808 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कहते हैं। यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत कहते हैं। किसका? डाल्टन का। तो डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था और ये बताया था कि ये जो परमाणु होता है जिनसे मिलकर के सब्सटेंस बनता है, तो ये परमाणु कैसा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में थ्योरी दी थी इसने, जिसको हम परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि ये जो परमाणु होता है ये अविभाज्य कण है। कैसा बताया था इन्होंने? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब नॉन डिवाइडेबल, जिसको और नहीं तोड़ा जा सके, ठीक है ना। और ये सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। कैसा कण है? सूक्ष्म कण है, यानी कि माइक्रो पार्टिकल है, बहुत ही बारीक कण है, अविभाज्य है ना। और एक ही पदार्थ के, यानी कि एक ही सब्सटेंस के जो परमाणु होते हैं वो समान आकार के होते हैं, समान उनका आकृति होती है, ठीक है ना। ऐसा इन्होंने बताया था। और अलग अलग पदार्थों के यदि परमाणु हैं तो वो अलग अलग आकार के, अलग अलग मतलब द्रव्यमान के होंगे, ऐसा इन्होंने बताया था अपने परमाणु सिद्धांत में। देखो, और इन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु होगा उसका आकार कैसा होगा? ऐसा गोल होगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में फिर और ज़्यादा ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो इसके बाद में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट के बाद में और वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए इस परमाणु के बारे में। तो देखिए, इनके बाद में वैसे एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था थॉमसन। इन थॉमसन ने भी, जे थॉमसन बोल देते हैं, जे थॉमसन है ना इनका पूरा नाम। तो जे थॉमसन ने भी इसके बारे में बताया था और इन्होंने भी मॉडल दिया था, जिस मॉडल को हम कहते हैं जे थॉमसन, यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। और उस थॉमसन ने परमाणु मॉडल में क्या बताया था कि जो परमाणु होता है ये एक मतीरे के समान होता है, यानी कि जो तरबूज होता है उसके समान होता है। और जैसे तरबूज के अंदर गिरी होती है और उसके अंदर बीज होते हैं, ठीक वैसे ही इसके अंदर भी, परमाणु के अंदर भी दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बताया था। इसके बाद में फिर और वैज्ञानिक आए थे, जैसे कि रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक आया था। तो इन्होंने क्या बताया? इसके मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, तरबूज मॉडल के साथ में ही इनके मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मॉडल बूंदी का एक लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू, उससे इसकी तुलना की जा सकती है कि बूंदी के लड्डू में, जिस प्रकार से बूंदी का लड्डू होता है और उसके अंदर बूंदी के साथ में कहीं कहीं पर इलायची के पार्टिकल होते हैं, यानी कि इलायची होती हैं, तो उस प्रकार से ये बिखरे हुए रहते हैं, जिस प्रकार से एक परमाणु के अंदर धनावेशित और ऋणावेशित कण बिखरे हुए रहते हैं। ऐसा बताया था जे थॉमसन ने। लेकिन यह भी एकदम सर्वमान्य नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, ये अच्छे से उस परमाणु की शेप को समझा नहीं पाया था। तो इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था, देखिए, रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? परमाणु के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक सोने की पतली सी झिल्ली ली, बिल्कुल पतली लेयर ली सोने की, और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, है ना। तो अल्फा कणों की बौछार की, जिससे क्या हुआ? एक अल्फा कण टकरा करके वापस आ गया। तो इस प्रकार से इन्होंने साबित किया कि एक परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
न्यूक्लियस होता है। ये ऐसा इन्होंने बताया कि इन्होंने रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था, नाभिक की डिस्कवरी की थी। अब देखिए इनके बाद में और साइंटिस्ट आते गए है ना, और वो बताते गए, मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ। और फिर देखिए इन्होंने चलो ये बता दिया नाभिक होता, तो हम यहाँ पे एक नाभिक बना देते हैं कि भाई ये नाभिक हो गया, ओके। इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस या फिर नाभिक कह रहे हैं। अब इस नाभिक के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, इसके बाहर भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इन रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि इस नाभिक के अंदर क्या होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है, धनावेश। और धनावेश का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव पार्टिकल इसके अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। ऐसा किन्होंने बताया? इन रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन जब नेगेटिव पार्टिकल यहाँ पे चक्कर लगाएंगे, ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो ये नेगेटिव पार्टिकल इसमें गिर जाना चाहिए, है ना। तो ये इसको सही साबित नहीं कर पाए कि क्यों नहीं गिरता है। तो इनके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था नील्स बोर, ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या बताया? देखिए नील्स बोर ने ये बताया, नील्स बोर, और उन नील्स बोर ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये अंदर क्यों नहीं गिरते नाभिक में, क्योंकि ये निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। निश्चित ऊर्जा वाले या ऊर्जा वाली कक्षा, है ना, ऊर्जा वाली क्या होती है? कक्षा होती है, उसी के अंदर के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसलिए उनकी ऊर्जा कम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कम नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी तो वो अंदर नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नील्स बोर ने समझाया, और इन्होंने केवल हाइड्रोजन के बारे में मॉडल दिया था, ठीक है ना। नील्स बोर ने हाइड्रोजन जो कि पहले नंबर का तत्व है, इसकी संरचना इन्होंने बताई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे तभी इस 1808 के बाद ही मतलब इसके परमाणु के जो अवयवी कण हैं, यानी कि उनको हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, अवयवी कण बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? परमाणु के अवयवी कण। तो जो परमाणु के अवयवी कण हैं, अवयवी कण, तो अवयवी कणों की भी खोज हो चुकी थी तब तक। और अवयवी कण जो जिनको हम बोल रहे हैं कौन? अभी धनावेशित कण बताया था और ऋणावेशित कण बताया था, उन्हीं को हम अवयवी कण कहते हैं। तो ये जो अवयवी कण होते हैं ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। परमाणु के जो अवयवी कण होते हैं तीनों, है ना, कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के खोजकर्ता कौन है, ठीक है ना, किसने इनकी खोज की? तो इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक से अच्छे से याद रख सकते हो। देखो इनको, और ट्रिक क्या है? ईट, पग और नाच, ये ट्रिक है। इसे कैसे याद रखोगे? ये क्या है? ट्रिक है। इसे कैसे याद रखोगे? देखो मैं बताता हूँ आपको। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की? टे का मतलब हो गया थॉमसन, है ना, जिसका पूरा नाम है जे थॉमसन। तो आप यहाँ लिख दोगे, इंग्लिश में थॉमसन होता है वैसे, थॉमसन, ठीक है ना। तो आप बोल दोगे कि थॉमसन ने, तो थॉमसन का पूरा नाम क्या हो गया? जे थॉमसन, ठीक है ना। तो जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ऐसे यहाँ पे पग बन रहा है, पग का मतलब हो गया, पै का मतलब प्रोटॉन, पै का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन, यानी कि मैं पी लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, प्रोटॉन, ओके। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गै का मतलब यहाँ पे गोल्डस्टीन, ओके। किसने की? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने किसकी डिस्कवरी की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की। ऐसा आप याद रख सकते हो, ओके, कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। फिर आगे लिखा हुआ है नाच। नाच का मतलब क्या हो गया? देखो न का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन समझना, क्या समझना? न्यूट्रॉन, ओके, जो कि उदासीन होता है। और इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो यहाँ पे आ रहा है चे का मतलब हो गया चेडविक। क्या हो गया? चेडविक। चेडविक का पूरा नाम है जेम्स चेडविक, वैसे आप चेडविक लिख लो, चेडविक। तो इस प्रकार से हम तीनों जो अवयवी कण हैं उनके साइंटिस्ट के नेम याद रख सकते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे बन गया शब्द ईट। पग शब्द से क्या बन गया? पी से प्रोटॉन बन गया, और ग से गोल्डस्टीन बन गया, यानी कि गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। एंड नाच से क्या शब्द बन गया? नाच से बन गया एन का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने की थी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और इन पे चार्ज मैंने बताया ये भी आपको कि ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये उदासीन होता है।
तो याद रहेगा इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी किसने, प्रोटॉन की किसने की थी बताओ, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पे लिख दोगे आप गोल्डस्टीन, यानी कि गोल्डस्टीन इसके खोज करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो ये जे थॉमसन। तो आप इनके खोजकर्ता को आसानी से इस ट्रिक से याद रख सकते हो और कभी कंफ्यूज नहीं होगे, भूलोगे नहीं, है ना। क्योंकि कंफ्यूज हो जाते कि जे थॉमसन ने इसकी गोल्ड मतलब प्रोटॉन की खोज की थी या न्यूट्रॉन की थी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होगे इस ट्रिक से। एंड न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पे लिख दोगे आप जेम्स चैडविक, ओके, जेम्स चैडविक ने की थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, नाभिक की खोजकर्ता कौन थे, तो आप याद रखोगे रदरफोर्ड थे। नाभिक की खोजकर्ता कौन थे, तो रदरफोर्ड, ओके, मैंने बताया था अभी भी, रदरफोर्ड। तो देखिए कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्योंकि नाभिक भी क्या होता है, धनावेशित होता है, नाभिक भी धनावेशित होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, जो कि गलत है ना। तो आप याद रखोगे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि नाभिक जो कि धनावेशित होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, है ना। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछे, प्रोटॉन की पूछे तो गोल्डस्टीन आंसर होगा, नाभिक की खोज पूछे तो रदरफोर्ड आंसर होगा, ओके। तो अच्छा, इसी में एक और बात मैं बता देता हूँ कि जो परमाणु होता है ये कितना छोटा होता है। जो परमाणु अभी बताया था आपको कि ऐसा गोला होता है ना, तो ये कितना छोटा होता है, इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रो पार्टिकल सही है ना। और इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास लगभग 1 × 10 की पावर ऐसे कह सकते हैं 10, 1 × 10 की पावर -10 मीटर, इतना छोटा होता है, ओके। और यदि इसके नाभिक की बात करें हम, ये तो था किसका व्यास, परमाणु का, ठीक है ना, परमाणु का व्यास है वो। और अगर हम बात करें नाभिक के व्यास की, तो ये जो नाभिक का व्यास है ना, नाभिक, इस नाभिक का व्यास होगा, नाभिक का व्यास बोल देते हैं, तो नाभिक का व्यास होगा 1 × 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि ये और भी छोटा होगा नाभिक, बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है ना। फर्मी कोटि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्मी कोटि का। तो ये फर्मी कोटि का है, ठीक है ना, 10 की पावर -15 को बोलते हैं फर्मी, ओके। तो परमाणु जो है वो किस कोटि का है, फर्मी कोटि का। तो ये इसका क्या हो गया, शेप हो गया, मतलब इस इतना छोटा बारीक पार्टिकल होता है, ठीक है ना। -10 का मतलब क्या होता है कि इस एक के यहाँ पे इधर 10 पॉइंट छोड़ करके, मतलब 10 जीरो लगा करके फिर पॉइंट लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखना इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 × 10 की पावर -10 मीटर का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लिखो 0 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर पे एक है, इतना मीटर, यानी कि इतना कम मीटर का आकार होता है किसका, परमाणु का, 0.00000001 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग हमने सीखा, ये इतना छोटा होता है परमाणु। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो फर्स्ट जो अवयवीकरण है, जैसे हम मान लेते हैं ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके। सेकंड अवयवीकरण हो गया प्रोटॉन, और थर्ड अवयवीकरण हो जाएगा कौन सा, थर्ड जो अवयवीकरण है वो लिख देते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो ये तीनों ही क्या है, अवयवी कण है ना, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं इन तीनों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ई लिख सकते हैं, प्रोटॉन को पी लिख सकते हैं और न्यूट्रॉन को एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए इनके ऊपर चार्ज कौन कौन सा होता है, तो देखिए इनके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा माइनस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई सा ही चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। इसका नाम ही देखो, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, माइनस चार्ज होगा, यानी कि ये ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, और ये उदासीन होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस नाभिक के अंदर दो पार्टिकल रहेंगे, जिनमें से कौन कौन है, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे, नाभिक के अंदर, यानी ये दोनों पार्टिकल नाभिक में रहेंगे, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इस नाभिक के अंदर रहते हैं, ओके। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए ये पूरा जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये नाभिक ही कैसा होगा, धनावेशित कण हो गया ना। इस पूरे ऑल ओवर देखिए, इस पूरे नाभिक पे कौन सा चार्ज हो गया, धनावेशित चार्ज हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाएगा इसके बाहर, यानी कि नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बना देंगे। ऐसे ही इस बाहर वाली कक्षा में भी इसको हम कोस कहते हैं, क्या कहते हैं, कोस। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाएंगे इस प्रकार से। ओके, तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। इस प्रकार से एक परमाणु की संरचना होती है। अब देखिए मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए इसमें अंदर इसको तो नाभिक बोल रहे हैं हम, ठीक ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको तो क्या बोल रहे हैं हम, नाभिक बोल रहे हैं। ओके, ये तो नाभिक हो गया। इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हमने लिख रखा है ना, चलो एक बार और लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और ये इसको हम बोलते हैं कक्षा, ये अंदर वाली कक्षा, ये बाहर वाली कक्षा, या इनको बोलते हैं कोश, इंग्लिश में कहेंगे सेल, ठीक है, तो इनको सेल या कोश कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, और जब इसको और ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण खोजे गए और इसकी और डिस्कवरी हुई, अच्छे से इसकी रिसर्च हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वैसे तो ये हमारे को दिख रहे हैं भाई ये कोश में होंगे, लेकिन कोश को भी और आवर्धित यानी कि मैग्नीफाई करके देखा तो कोश के अंदर भी उपकोश होते हैं जिनको हम कक्षा कहते हैं, और उन कक्षा के अंदर भी कक्षक होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो कोश होते हैं, है ना, इनको तो हम ऐसे कह देते हैं, कोश को तो 1 2 3 4, यानी कि जैसे पहला है तो इसको हम कह देंगे पहला कोश, ये दूसरा है तो ये दूसरा, इसके बाहर अगर एक और होता तो उसको हम तीसरा कह देते। तो 1 2 3 4 नंबर डाल सकते हैं, इसको हम एन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं ना, एन से, है ना, तो इनको हम एन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको अगर ABCD के नाम देंगे तो देंगे KLMN, ऐसे। ओके, इस प्रकार से हम आगे चलता रहता है, इसको नेमिंग कर देंगे, इसके नेम दे देंगे। अब देखिए इन कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको चाहे हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो कहने का मतलब ऐसा है कि कोश के अंदर क्या होंगे, उपकोश। उपकोश को हम क्या बोलते हैं, इस उपकोश को ही बोल देते हैं हम क्या, कक्षा, ठीक है, यानी कि उपकोश को इंग्लिश में कहेंगे सब सेल, इसको कहते हैं सेल, ठीक है, कक्षा को कह देंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया। और इस उपकोश के अंदर ही यानी कि इस कक्षा के अंदर भी क्या होते हैं, कक्षक, क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता है, जैसे कोई सा भी कोश हो, जैसे पहला ही कोश है उसके अंदर फिर उपकोश होगा, फिर कक्षक होगा। तो देखो कोश की बात करें तो कोश का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोश का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे KLMN। ओके, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, कोश के। इसके बाद में इन सब के अंदर क्या होंगे, उपकोश होंगे। उपकोश 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं उपकोश, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, S P D और F, इनकी नेमिंग कर रखी है ना, तो ये उपकोश होते हैं, कौन से, 4, SPDF। और फिर इन SPDF के अंदर भी क्या होते हैं, तो इनके अंदर होते हैं ये कक्षक, ऑर्बिटल होते हैं। और ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये एक ऑर्बिटल बनाया मैंने, इसके पास में एक और ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है ना, और हो सकता है ना। तो ऐसे कक्षकों की संख्या, कक्षक की संख्या फिर अलग अलग होगी। तो मैं एक ही बना देता हूँ यहाँ पे, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो मैंने एरो बनाई है किसके बनाए, इलेक्ट्रॉन्स के। तो एक कक्षक में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे इनके अंदर भी नंबर फिक्स होते हैं कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने बताया। और इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कैसे जमे होते हैं, इनके अंदर कैसे जमे होते हैं, है ना, इनकी कितनी कितनी संख्या होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।